ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। भविष्य का अन्न और आहार, इस आधार पर, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं साथियों कि जनसंख्या वृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के वर्तमान उत्साह पर अधिक नियंत्रण अगले दिनों न हो सकेगा। हाँ, इतना प्रयत्न अवश्य किया जाएगा कि कम से कम 100 वर्ष तक मानव जाति को जीवित रहने के लिए एक मार्ग निकाल लिया जाए। इसके लिए अभी से प्रयास चल पड़े हैं और सन 2000 से सन 2100 तक की अवधि में जो किया जाना है, जो होना है, जो बनना है, आज उसकी रूपरेखा सबके सामने स्पष्ट रहे और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास समय रहते आरंभ कर दिए जाएं। अर्थशास्त्री आर्थर सी क्लार्क और प्रोफेसर वक्र मिस्टर फूलर ने अगली शताब्दी के लिए जो विश्व योजना बनाई, उसमें जनसंख्या वृद्धि को प्रथम स्थान दिया गया है और उसके अनुरूप की उपलब्धि में वर्तमान तथा भावी वैज्ञानिक उपलब्धियों को पूरी तरह नियोजित करने का कार्यक्रम बनाया है। उनके कथनानुसार अगली शताब्दी में मांस का उत्पादन बंद हो जाएगा क्योंकि वह बहुत महंगा है। 1 पौंड मांस तैयार करने में प्रायः 20 पौंड चारा खर्च होता है। इतनी वनस्पति खर्च करके इतना कम मांस उत्पन्न करना सरासर घाटे का सौदा है। इसके लिए उपजाऊ जमीन की इतनी शक्ति बर्बाद नहीं की जा सकती जो चारा, भूसा, इमारती लकड़ी अथवा कागज गत्ता जैसी चीजें बनाने के लिए काम आकर जल्दी आवश्यकताओं को पूरी करेगी। उन्हें जानवरों को खिलाना और फिर मांस उत्पन्न करना सरासर फजूल खर्ची है। गिनी चुनी बहुत दूध देने वाली गायों के लिए जगह और खुराक बचाई जा सके, यही क्या कम है? यह भी तब हो सकेगा जब मनुष्यों को स्थान तथा खुराक संबंधी कटौती के लिए तैयार किया जा सके। दूध, दही तो सोयाबीन जैसी वनस्पतियां आसानी से बना दिया करेंगी। घी तो तेल की ही एक किस्म है। चिकनाई की जरूरत तेल से ही पूरी हो सकती है, फिर घी की क्या जरूरत? तेल में प्रोटीन तथा बैक्टीरिया से कृत्रिम मांस आसानी से तैयार हो सकता है। फिर पशु मांस के जंजाल में उलझने की लंबी और महंगी प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। फ्रांस ने कृत्रिम मांस बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। आगे तो यह विधि और भी सरल तथा समुन्नत हो जाएगी। ये तो साथियों अपने आप में एक बड़ी अच्छी उम्मीद है कि आने वाले समय में शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी, परिस्थितियां बदलेंगी। तेल में प्रोटीन, बैक्टीरिया से कृत्रिम मांस भी आसानी से तैयार हो जाएगा। फ्रांस ने ये शुरू भी कर दिया है, तो जाहिर है कि अगले दिनों ये और भी तेजी से विकसित होगा। सड़कें बहुत जमीन घेरती हैं और वे जहां भी पक्की हो जाती हैं वहां जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट कर देती हैं। इन दिनों सड़कों ने जितनी जमीन घेर रखी है और भविष्य में घेरने जा रही है, उस भूमि विनाश पर गंभीरता से विचार करना होगा। सड़कें या तो जमीन के नीचे चलेंगी या फिर सस्ते वायुयान यातायात तथा परिवहन की आवश्यकता पूरी करेंगी। सड़कों से घिरी जमीन पर पौष्टिक किस्म की बड़ी फसलें देने वाली और साल में जल्दी जल्दी कई बार पकने वाली घासें लगाई जाएंगी। वनस्पति को पूरा ही आहार प्रयोजन के लिए काम में लाना पड़ेगा, तभी आदमी का पेट भरेगा। इन दिनों अन्न खाने की जो आदत है वह उस समय छोड़नी पड़ेगी। अनाज के पौधे का आकार विस्तार जितना होता है उसकी तुलना में बीज का अनुपात बहुत थोड़ा रहता है।
फसलों का अधिकांश भाग भूसे के रूप में चला जाता है। अभी तो भूसे चारे को पशु भी खा लेते हैं, आगे पशु रहेंगे ही नहीं तो चारे की उपयोगिता भी नहीं रहेगी। ऐसी दशा में पूरी घास खाने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर अन्य शाकाहारी प्राणी भी तो घास खाकर ही रहते हैं, फिर मनुष्य को ही इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए। घास में प्रोटीन तथा दूसरे जीवनोपयोगी तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। घास का चूरा आटे का काम दे सकता है। जरूरत के अनुसार उसमें दूसरी चीजें भी मिलाई जा सकती हैं, पर आटा बनेगा घास का ही। अनाज का प्रचलन भी अगले दिनों पशु मांस की तरह ही बहिष्कृत करना पड़ेगा। नकली दही, घी, नकली मांस, जब सभी खाद्य पदार्थ कृत्रिम बनने लगेंगे तो अनाज का आटा खाने के लिए ही कोई क्यों आग्रह करेगा। कुछ दिन में लोग घास का आटा खाने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, न होंगे तो वैसा मजबूरी करा लेगी। बड़ी खतरनाक स्थिति होगी साथियों। मनुष्यों को स्वच्छ सांस मिलती रहे, इसके लिए वृक्ष आवश्यक हैं। 25 वर्ग फुट जमीन में एक आदमी के सांस ले सकने को उपयुक्त वायु मिलती है, इसलिए खुली जगह में वृक्ष उद्यानों का प्रबंध अधिक करना पड़ेगा। तब सड़कों का ही सफाया नहीं करना पड़ेगा, मकान भी कई कई मंजिल ऊंचे बना करेंगे, एक मंजिल मकान नहीं बनेंगे। निवास आवास में घिरने वाली जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। वनस्पति उगाने के लिए यह आवश्यक होगा कि मकानों में उसे अधिक न घेरा जाए। यह समस्या अनेक मंजिल ऊंचे मकान बनने के प्रचलन से ही संभव हो सकेगी। ये तो साथियों अभी भी हो रहा है। घास के आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें प्रोटीन के नए स्रोत सम्मिलित करने पड़ेंगे। एक कोशीय ईस्ट, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, शैवाल इनमें प्रमुख होंगे। प्रचलित तेल प्रधान वनस्पतियों में मूंगफली, सोयाबीन, नारियल और बिनोले का सम्मिश्रण खाद्य पदार्थों में मिला दिया जाए तो घास का आटा प्रचलित गेहूं के आटे से कहीं अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाएगा। गेहूं में 10 से 12%, चावल में 8 से 9% और मांस मछली में 20 से 22% प्रोटीन होता है। इस दकियानूसी आहार को हटाकर प्रोटीन के नए स्रोतों का उपयोग करने से सहज ही कहीं अधिक पौष्टिकता मिल जाएगी। ईस्ट में 55%, बैक्टीरिया में 80%, फफूंद में 40% और शैवालों में 25% प्रोटीन होता है। ऐसी दशा में उनका उपयोग करने से समस्या का समाधान निकलेगा। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव भविष्य में क्या होगा केवल यही नहीं बता रहे हैं, बल्कि कैसे होगा ये भी इसमें जानकारी हम लोगों को मिल रही है। जब भविष्य में इस तरह की चीजें बनने लगेंगी तो उसका स्रोत क्या होगा, आधार क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये सारी बात भी गुरुजी इसमें लिख करके बता रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। पेट्रोलियम के कारखानों से उप उत्पादन के रूप में मिलने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से अच्छा प्रोटीन विनिर्मित करने में फ्रांसीसी विज्ञानी चैम्पेटन ने आशाजनक सफलता प्राप्त की है। एक कोशीय प्रोटीन मांस उत्पादन पर आने वाली लागत की तुलना में 2500 गुना सस्ता पड़ता है और कम समय लेता है। ऐसी दशा में उसका आश्रय मनुष्य को लेना ही पड़ेगा। वाह भाई वाह। समुद्री वनस्पति क्लोरेला का जापान में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करने का प्रचलन है। इंग्लैंड घास से प्रोटीन बनाने में लगा हुआ है। सोयाबीन का दूध गो दूध की आवश्यकता को पूरी कर सकेगा, यह विश्वास खाद्य शोधकों में अभिनव आशा का संचार कर रहा है। 1 किलो सोयाबीन में 10 लीटर दूध बनने की संभावना में सस्तेपन का आकर्षण भी बहुत है। गुणों में तो उसे समान ही बताया जा रहा है। भोजन पकाने की प्रणाली में भारी हेरफेर करना पड़ेगा। कच्चा राशन रखने पकाने के लिए चौका चूल्हा बनाने, पकी हुई वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए जितने स्थान की अब जरूरत पड़ती है, भविष्य में
उतनी जगह की बर्बादी नहीं की जा सकेगी। अन्न शाक आदि को उत्पन्न होते ही बड़े कारखानों में भोजन के रूप में तैयार किया जाएगा और उस सूखे सार तत्व को पैकेटों में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि भोजन में 90% पानी होता है, इसलिए सूखे सार भोजन में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर अंगीठी पर गर्म कर लिया जाया करेगा। बस 10 मिनट में भोजन तैयार है। इससे स्थान की ही नहीं, बनाने और पकाने के समय की भी बचत होगी। पहाड़ समतल बनाने पड़ेंगे। पथरीली जमीन जो कृषि योग्य नहीं बन सकेगी वह निवास और कल कारखानों के काम में ली जाएगी। शहर गांव उसी पर बसेंगे। पहाड़ों का चूरा करके इमारती ईंट पत्थर सीमेंट आदि बनेगा, ताकि इन कार्यों में उपजाऊ जमीन का 1 इंच भी बर्बाद न किया जाए। लकड़ी की जगह प्लास्टिक अथवा कृत्रिम धातुओं का उपयोग करके मकानों की आवश्यकता पूरी की जाएगी। अमेरिका के विज्ञान लेखक आइजक आसिमोव ने आंकड़ों सहित बताया है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण अगले 20 वर्षों में जो संकट उत्पन्न होंगे, उनमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में कमी पड़ने का संकट मुख्य है। वायु, जल और आहार, यह तीनों ही वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आधार पर मनुष्य जीवित रहता है। बढ़ती हुई आबादी के कारण अगले दिनों यह तीनों ही वस्तुएं न तो शुद्ध मिलेंगी और न पर्याप्त मात्रा में। किसी भी तरह जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा, क्योंकि जनसंख्या के साथ कल कारखाने बढ़ेंगे और उसी अनुपात में प्रदूषण भी। आने वाली दुनिया में क्या आहार विहार होगा, कैसे लोग रहेंगे, कहाँ किस जगह पर क्या चीजें करनी पड़ेंगी, कैसे होंगी, किसका विकल्प क्या है, ये सारी बात इस अध्याय में साथियों हम लोगों को जानने को मिलेगी। अगला 2 अध्याय है संस्कृति, विचार और पर्यावरण। इस अध्याय में विचार और कर्म में समन्वय और पवित्रता भारतीय संस्कृति की आधारशिला रही है। किन्हीं भी मनुष्य या समाज का परिचय उनकी संस्कृति से, उनके विचार और आचरण से ही प्राप्त होते हैं। सामान्य दृष्टि से देखने पर आचरण और नैतिकता का भौगोलिकता, भौतिक संपदा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से कोई सहसंबंध नहीं दिखता है, पर गंभीर पर्यवेक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि नैतिकता और सद आचरण ही वह आधारशिला है जो सही अर्थों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता, भावनात्मकता, कर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा आदि वे गुण हैं जो अपनाए जाने पर व्यक्ति विशेष में उत्साह, आनंद, सुख और शांति की अभिवृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही पूरे वातावरण को उत्फुल्लता एवं दिव्यता से भर देते हैं। फिर एक नैतिक सच्चरित्र व्यक्ति जानकर कोई ऐसा कृत्य भी नहीं कर सकता जिससे सहचर प्राणी वर्ग का अनिष्ट हो या भावी पीढ़ी के लिए समस्याएं पैदा हो जाएं। साथियों, अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक में जितने अध्याय पढ़े वो सारे अध्याय केवल और केवल जनसंख्या, प्रदूषण आदि के कारण होने पर निर्भर थे, और उन समस्याओं का जो समाधान भी उसमें बताया गया वो व्यष्टिगत नहीं समष्टिगत था। समष्टिगत का तात्पर्य उसे बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सामूहिक स्तर पर जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो सरकार चलाने वाले लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हों, उन लोगों के प्रयास से उसमें परिवर्तन करना संभव हो सकेगा। उसमें छोटे मोटे व्यक्ति, हम आप जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो हैं अथवा निम्न स्तरीय लोग जो हैं, उन लोगों के प्रयास से उसमें रत्ती भर भी कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं पड़ेगा। पुस्तक के स्वाध्याय के अंतर्गत निरंतर मन में ये प्रश्न बना रहा कि आखिर हम सब लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या आदि की जो समस्या है उसमें हम लोग कैसे समाधान की भूमिका में खड़े हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें प्रश्न बार बार मन में ये उठता रहा, लेकिन कोई उत्तर उसमें दिखाई न पड़ा। पर अब जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं,
आप लोग सुनने जा रहे हैं वो अध्याय समष्टिगत प्रयास के लिए नहीं बल्कि व्यष्टिगत यानी व्यक्तिगत प्रयास के लिए लिखा गया है। व्यक्तिगत प्रयास के अंतर्गत गुरुदेव लिख रहे हैं कि नैतिकता और विचार और सदाचरण किस तरह से आधारशिला बनते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये बात यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं। गुरुजी लिख रहे हैं कि आचरण नैतिकता का भौगोलिकता, भौतिक संपदा, पारिस्थितिकी, पर्यावरण से कोई सहसंबंध दिखता नहीं है, लेकिन गंभीर पर्यवेक्षण से ये पता चल रहा है कि नैतिकता सदाचरण पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अब ये नैतिकता सदाचरण कैसे, आप इसको देखें कि प्राणी मात्र के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, भावनात्मकता होती है, कर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा होती है, जो अपनाए जाने पर व्यक्ति विशेष में उत्साह, आनंद, सुख और शांति की अभिवृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही पूरे वातावरण को प्रफुल्लता, दिव्यता से भर देते हैं। ये संवेदनशीलताएं, ये कर्मनिष्ठा, ये सत्यनिष्ठा। नैतिक सच्चरित्र व्यक्ति जानकर कोई ऐसा कृत्य भी नहीं करता है जिससे कोई समस्या पैदा हो। वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण के चलते ही मनुष्य के बीच और समुदाय के बीच की दूरियां बढ़ी हैं। सीमित स्वार्थपरता, संकीर्णता तथा अधिक से अधिक सुविधा साधन बटोर लेने की प्रवृत्ति से जहां ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक दोहन, विलास के साधनों का अमर्यादित उपयोग, प्रलयंकर शस्त्रों का निर्माण तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। इनके बीच का कारण क्या साथियों? ये युद्ध क्यों हुए? स्वार्थपरता के कारण, संकीर्णता के कारण। ये ऊर्जा स्रोतों का अधिक दोहन और विलासिता कहां से आई? प्रतिस्पर्धा के कारण, अमर्यादित उपयोग के कारण। पर जब संवेदनशीलता व्यक्ति के जीवन में आएगी, जब नैतिकता आएगी, तब तो उसके लिए वृक्ष भी देवता जान पड़ेंगे, नदियां भी माता जान पड़ेंगी, फिर वो किसी भी संसाधन का दुरुपयोग कभी कर नहीं पाएगा। मानव के इस एकांगी और स्वार्थी दृष्टिकोण और तदनुरूप क्रियाकलाप के कारण ही सृष्टि के स्वसंचालित इको बैलेंस की प्रक्रिया भी गड़बड़ा गई है। आणविक विकिरण, जल, मृदा और वायु प्रदूषण जैसे संकट महाप्रलय की चुनौतियां लेकर सामने खड़े हैं। एक और विज्ञान क्षेत्र के मनीषी मूर्धन्यों के सामने यह समस्या है कि सिर पर आ पड़े पर्यावरण असंतुलन को कैसे रोका जाए और उसके कारण उत्पन्न हो रहे अनेकानेक विग्रहों, संकटों से कैसे उबरा जाए। दूसरी ओर एक और भी प्रश्न उनके सामने है कि मनुष्य को अधिक सुखी, समुन्नत बना सकने का प्रयोजन पूरा करने के लिए किन नए शोध क्षेत्रों में प्रवेश किया जाए। दोनों ही प्रश्न मानवीय बुद्धिमत्ता के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं और कहते हैं कि यदि सही समाधान नहीं निकला तो प्रकृति पर्यावरण अपना पोषण धर्मी रूप को त्याग कर महारुद्र बनेगा और प्रलय का तांडव नृत्य आरंभ करेगा। आखिर नियति यही होगी। आज की सबसे बड़ी चुनौती है दुरुपयोगी को रोकना और उपयोगी को अपनाना। उसका समाधान पाने हेतु समुद्र जितनी गहराई में उतरने तथा अंतरिक्ष को मथ डालने वाली मनीषा का समग्र मंथन करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो है उत्कृष्ट आदर्शवादिता को अपनाकर चला जाए। नियंता द्वारा निर्धारित इकोसिस्टम के आधार पर हर स्तर का निर्णय किया जाए। आदर्शों के प्रति आस्था, इसी से चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यवहार क्षेत्र में उदार सहकारिता जैसी सत्प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकेंगी। दूरदर्शी आदर्शवादिता की कसौटी पर ही अद्यावधि प्रगति के उपयोग में हुई भूलों को सुधारना, पर्यावरण संरक्षण तथा जो उपलब्ध है उसका सर्वहित में सदुपयोग कर सकना संभव हो सकता है। देखिए यहाँ पर गुरुजी लिख रहे हैं कि किस तरीके से उत्कृष्ट आदर्शवादिता को अपनाकर यदि चला जाए तो इकोसिस्टम के आधार पर हर स्तर का निर्णय किया जा सकता है। दूसरा है आदर्शों के प्रति आस्था, इसी से चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्टता आएगी, व्यवहार क्षेत्र में सहकारी। तीसरा है साथियों दूरवादिता। इन्हीं कसौटियों पर प्रगति के उपयोग में हुई भूलों को सुधारना, पर्यावरण संरक्षण तथा जो उपलब्ध है उसका सर्वहित में सदुपयोग कर सकना संभव हो सकता है। चिंतन और पर्यावरण अन्योन्याश्रित
विगत शताब्दियों में विज्ञान और बुद्धिवाद ने असाधारण प्रगति की है। इनके सहारे बहुमुखी प्रगति की आशा की जानी चाहिए थी और सतोगुणी वातावरण फिर से वापस लौटना चाहिए था। पर दुर्भाग्य से वह आशा पूरी नहीं हुई, वरन स्थूल और सूक्ष्म पर्यावरण बुरी तरह से विकृत हुआ है। एक तरफ जहां जलवायु मृदा प्रदूषण की समस्या निरंतर विकराल होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ असमानताएं बढ़ी हैं, द्वेष दुर्भाव में बढ़ोतरी हुई है, स्वार्थपरता अधिकाधिक सघन होती गई है, करुणा और शालीनता के स्रोत मानो सूखने ही लगे हैं। हर कोई अधिकारों के लिए अपनी मांग बढ़ाने में निरत है, कर्तव्यों की ओर से उपेक्षा की प्रवृत्ति ही बढ़ रही है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से स्थिति दिन दिन पतन पराभव की ओर गिरते जाने का परिणाम ये हुआ है कि चेतनात्मक वातावरण का हर क्षेत्र प्रदूषण से भर गया है। वायु, जल, मिट्टी, आकाश आदि में बढ़ते जा रहे प्रदूषण इसके अतिरिक्त हैं। आशंका और अविश्वास बढ़ते बढ़ते आगामी संभावित महायुद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। वैज्ञानिक आयुधों के ऐसे आविर्भाव हुए हैं जो यदि चल पड़े तो इस सुंदर दुनिया का और उसकी प्राणी संपदा का अस्तित्व भी शेष रहने देंगे या नहीं, इसमें संदेह है। साधारण क्रम से भी विषाक्तता जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि कहीं दुनिया धीमी आत्महत्या की ओर तो नहीं बढ़ रही है। बढ़ती हुई नशेबाजी और अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि ऐसे दो उदाहरण हैं जो प्रगति और शांति की संभावनाओं को धूमिल करके रख देते हैं। गरीब अमीर के, नर और नारी के, जाति पाति के, अशिक्षित शिक्षित के बढ़ते हुए अंतर भी निराशाजनक संभावनाओं को घटाटोप समेट कर ही सामने खड़े कर देते हैं। असंतोष, आशंका, उद्विग्नता और असहयोग की बढ़ती हुई मानसिकता हर किसी को तनावग्रस्त किए हुए है। अवांछनीय वातावरण से न शरीर स्वस्थ रहता है न मन संतुलित। देखा जाता है कि अधिकाधिक शरीर दुर्बलता और अस्वस्थता से ग्रस्त है। जिन्हें पूर्ण स्वस्थ कहा जा सके उनके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष से जलती हुई मानसिकता ने घर घर में श्मशान जैसे विभत्स दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। सहयोग तो स्वार्थ भर के लिए शेष रह गया है, उस आत्मीयता की अभिवृद्धि हो ही नहीं रही है जिसके कारण एक और एक मिलकर 11 बनने की उक्ति सार्थक होती है। पिछले 2-3 शताब्दियों में प्रगति के नाम पर जो कुछ सुविधा साधन बन पड़े हैं, उन्हें मोटी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि धरती पर देवताओं ने नया स्वर्ग लोक बसा लिया है। 500 वर्ष पुराने व्यक्ति कहीं जीवित हों और पुराने जमाने तथा आज के युग की वह आज तुलना करें तो उन्हें इस प्रगतिशीलता पर आश्चर्यचकित होकर रहना पड़ेगा। किंतु ऊपर की सुसज्जा वाली परत उघाड़ते ही जो अनुभव होता है, उसे नरक से भी गया गुजरा कहा जा सकता है। दुष्ट चिंतन ने आचरण को भ्रष्ट करके रख दिया है। शालीनता का स्थान निष्ठुरता ने ग्रहण कर लिया है। वासना, तृष्णा और अहंता की कभी न पूरी होने वाली खाई को पाटने में लोग अहरनिश इस प्रकार लगे हैं मानो कुबेर के साधन और इंद्र के वैभव से उन्हें कम नहीं अधिक ही चाहिए। इस व्यामोह के कुचक्र से मनुष्य इतने गहरे दलदल में धंसता ही चला गया है कि उबरने की बात सोचना तक संभव नहीं बन पा रहा है। फिर छुटकारा मिले भी तो कैसे? बाहर से बन ठन कर निकलने की विडंबना में भीतर ही भीतर मनुष्य कितना खोखला हो गया है, इसे देखकर आश्चर्य होता है। परिणति सामने है, समृद्ध भले ही बढ़ी हो, पर मनुष्य भीतर से इतना खोखला होता चला गया है मानो घुन समुदाय ने किसी खंभे को पूरी तरह जरा जीर्ण करके रख दिया हो और वह अब तब धराशायी होने की बाट जो रहा हो। वैभव का बाहुल्य और उद्विग्नता का विस्फोट साथ साथ कैसे चुपचाप बैठे रह सकते हैं? यह लगता तो आश्चर्यजनक है, पर विश्लेषण इसी यथार्थता के निष्कर्ष पर पहुंचता है। परिस्थितियों पर और भी अधिक उहापोह करने पर पता चलता है कि हम सब किसी महा अशुभ के महागर्त में गिरने जा रहे हैं।
वैभव का दुरुपयोग प्रयोक्ता के लिए ही नहीं, सर्वसाधारण के लिए भी विपत्ति लाता है। कला, समृद्धि, चतुरता, संपदा आदि के सभी पक्ष यदि नीतिमत्ता की राह छोड़ दें तो फिर ईश्वर ही मालिक है। मन स्थिति के गड़बड़ा जाने पर परिस्थितियों की विपन्नता स्वाभाविक है। जिधर से भी पर्दा उठाया जाता है उधर ही चमकीले खोखले की आड़ में एक विषैला सर्प बैठा दिखता है। प्रगतिशीलता ने मनुष्य को जिस स्तर का बना दिया है उसे देखते हुए लगता है कि वर्जनाओं को उदरस्त करने से पूर्व निकटवर्तियों और समीपस्थों का भक्षण कर जाने की नीति अब अपवाद नहीं रही, वरन उसने सार्वजनिक प्रचलन की मान्यता प्राप्त कर ली है। इस बीच मानवीय गरिमा की सत्ता को ढूंढ निकालना सुनिश्चित हो रहा है। जहां यह दिखता भी है वहां उपजने वाली आशा भीतरी छद्म को देखकर निराशा में बदल जाती है। दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बन जाता है। उसने वर्तमान प्रगति के पक्षधर दर्शन, कौशल, स्वभाव, रुझान, प्रयास आदि को सहचर बना लिया है। ऐसी दशा में अनर्थ का ही पोषण हुआ है। विकृत मानसिकता ने तो विभिन्न परिस्थितियों को ही जन्म दिया है और विषधरों का एक अच्छा खासा समुदाय फन फैलाए हुए दसों दिशाओं में कोलाहल मचाता दिखता है। लगता है कि सब चलता रहा तो आदिम काल से अब तक संचित की गई मानवीय संस्कृति और प्रगति का अंत होकर रहेगा। स्थिति से अवगत सभी विचारशील निश्चिंत हो उसके हल खोजते भी हैं और सुझाते भी हैं, पर कार्यान्वयन का अवसर आते ही उसके लिए साहस का अंत हो गया प्रतीत होता है। अभ्यस्त विचार ही स्वभाव में सम्मिलित होकर एक से एक बड़े कौतूहल और कुकृत्य कर दिखाते हैं। जो इस कुचक्र से बच रहे हों उनकी गणना अपवाद रूप में उंगलियों पर करनी पड़ेगी। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूरा हुआ और उसके साथ साथ आज के स्वाध्याय को भी पूरा समझें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और हम अपनी विचारधारा, हम अपने भीतर की सत्प्रवृत्तियों को विकसित करके, सही सुनियोजन करके किस प्रकार प्राकृतिक संतुलन में सहयोगी बन सकते हैं, इस अध्याय पर बार बार चिंतन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सबको साधुवाद, सबका मंगल हो।